अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल्स अकाउंटिंग की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस सिलसिले में हम आज जो टॉपिक करने जा रहे हैं चैप्टर 15 है जर्नल और करेक्शन ऑफ एरर। जर्नल एंट्रीज जर्नल एंट्रीज एंड करेक्शन ऑफ एरर। ठीक है, देखिए अब आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट तो याद है कि बुक ऑफ प्राइम एंट्रीज क्या होती हैं। बुक ऑफ प्राइम एंट्रीज क्या होती हैं? जहां अकाउंटिंग का डेटा असल में स्टार्ट में रिकॉर्ड होता है, और वो कई होती हैं। जैसे कैश बुक एक बुक ऑफ प्राइम एंट्री है, जैसे कि पेटी कैश बुक भी एक बुक ऑफ प्राइम एंट्री है। परचेज जर्नल, परचेज सेल्स जर्नल, जर्नल, लेजर नहीं, लेजर में तो बाद में पोस्ट करते हैं। जर्नल क्या होता है? वो जो खाता होता है जिसमें बस लिखते जाते हैं, उसमें अकाउंटिंग का हिसाब नहीं होता, डबल एंट्रीज नहीं होती। ठीक है, उसके अंदर ये सोच के नहीं कर रहे होते क्योंकि अकाउंटेंट कर रहे हैं। आमतौर पे बुक ऑफ प्राइम एंट्रीज को अकाउंटेंट नहीं कर रहा होता, वो नॉन अकाउंटेंट्स बेसिक लेवल के कोई आपने कैशियर टाइप के लोग बिठा दिए होते हैं जिन्होंने सिर्फ एंट्रीज करनी है, रिकॉर्ड रखना है। तो बुक ऑफ प्राइम एंट्रीज किसी मकसद के तहत बनती हैं। ये सेल्स की बुक है, इसमें सारी सेल्स की चीज़ें आ जाएंगी। ये परचेज की बुक है, इसमें परचेज की सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये पेटी कैश बुक है, इसमें पेटी कैश की सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये फलानी चीज़ है, इसमें इसकी सारी चीज़ें आ जाएंगी। क्या उसके बाद भी कुछ ऐसा हो सकता है कि वो आप बंदा सोचने लगे कि भाई ये कहाँ जाएगा, ये ना परचेज है, ना सेल्स है, ना पेटी कैश है, तो इसको कहाँ मैं एंटर करूँ? तो ऐसी सूरत में वो चीज़ें जो किसी भी और बुक ऑफ प्राइम एंट्री में नहीं आती, उसको जर्नल में रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अकाउंटिंग प्रोसेस, हम उस अकाउंटिंग प्रोसेस का हिस्सा उसको मानते हैं जो लेजर फॉर्म में होता है, जिसकी क्लोजिंग होती है ना। मतलब आपने कैश बुक बनाई, कैश का बैलेंस बढ़ते 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 आगे चला गया। आपने कहा कि कैश का बैलेंस जब आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है बैलेंस शीट में, और हर महीने कैरिड डाउन हो रहा है, हर महीने कैरिड डाउन हो रहा है, डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, कैरिड डाउन हो रहा है, ब्रॉड डाउन हो रहा है। आपने एक्सपेंसेस का जो बनाया लेजर, एक्सपेंसेस के लेजर को साल के आखिर में इनकम स्टेटमेंट से क्लोज किया। एक प्रॉपर प्रोसेस है कि वो या तो कैरी डाउन ब्रॉड डाउन होगा या वो क्लोज होगा। उसमें एक डेबिट साइड होगी, एक क्रेडिट साइड होगी। ये जो तरीका है, ये हम कहते हैं ये अकाउंटिंग सिस्टम का पार्ट है। जर्नल अकाउंटिंग सिस्टम का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो कोई एक अकाउंट नहीं है। अकाउंटिंग सिस्टम का इंपॉर्टेंट एलिमेंट जरूर है, लेकिन वो जो फ्लो ऑफ अकाउंटिंग है, इसमें जर्नल कहीं अकाउंटिंग के सिस्टम के फ्लो में नहीं आता कि इसके बगैर फ्लो रुक जाएगा। हाँ, ये हेल्पिंग टूल है। जैसे ट्रायल बैलेंस है ना, ट्रायल बैलेंस अकाउंटिंग सिस्टम का पार्ट नहीं है। ऐसा नहीं होता कि आपने लेजर को क्लोज किया और ट्रायल बैलेंस ओपन कर दिया, ऐसा नहीं होता ना। जैसे कि आपने कहा कि ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस को क्रेडिट करके ट्रायल बैलेंस डेबिट कर दिया, ऐसा नहीं करते। ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस को क्रेडिट करके इनकम स्टेटमेंट डेबिट करते हैं, इनकम स्टेटमेंट में पुट करते हैं उसको। तो इस सीक्वेंस में ट्रायल बैलेंस सीक्वेंस में नहीं आता, लेकिन हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी तरह से जर्नल की जो एंट्रीज हैं वो लेजर फॉर्म में नहीं है कि इसमें हर चीज़ का एक अलग अकाउंट बना हुआ है, उसको क्लोज करना होगा। ये एक रिकॉर्ड कीपिंग का हिस्सा है। तो जर्नल एंट्री के अंदर क्या होता है, आप लोगों ने बिल्कुल पहला अगर मेरा लेसन देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है, अटेंड किया हुआ है, तो जर्नल एंट्री से मैं शुरू कराता हूँ। हालांकि जर्नल जो है उसका डायरेक्ट इस्तेमाल अकाउंटिंग में बहुत कम हो गया है। एक तो वैसे ही ऑनलाइन अकाउंटिंग आने के बाद ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है, लेकिन जर्नल को समझने की वजह से आपकी जो बेसिक्स है ना वो स्ट्रांग हो जाती हैं कि डेबिट और क्रेडिट कैसे हो रही होती हैं चीज़ें। ये जो डबल साइड्स है ना अकाउंटिंग की, इसको अंडरस्टैंड करना आसान होता है। तो इसको हम बड़ी डेप्थ में कर चुके हैं ऑलरेडी। जर्नल में एंट्री कैसे पास होती है ये हम सबसे पहले लेसन में कर चुके हैं, लेसन नंबर 1 में हो गया था हमारा। लेकिन बाहर इसको हम गो थ्रू करेंगे, अब आप देखते जाइए और हंसते भी जाइए कि अच्छा ये लो, ये बेसिक सी बात बताइए। कह रहे हैं कि जनरल एंट्री के अंदर एक डेट होती है, फिर डेबिट वाली अमाउंट आती है, क्रेडिट वाली अमाउंट आती है, और नैरेटिव लिखा जाता है कि ये अमाउंट क्यों आई है, डेबिट क्या हुआ है, क्रेडिट क्या हुआ है। और ऐसा भी हो सकता है कि उसके नीचे आपने कुछ एक्सप्लेनेशन लिख दी हो
कि ये इसके इस ट्रांजैक्शन में कोई ख़ास बात हुई है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि जनरल में आती सिर्फ वही चीज़ें हैं जो कहीं और नहीं जाती। तो अगर कोई आड़ू चीज़ आई है, आड़ू समझते हैं ना, जो कहीं फिट नहीं होता वो आड़ू होता है। आड़ू को आड़ू क्यों कहते हैं, किसी को पता है? ऑड चीज़ को हमारे यहाँ आड़ू कहते हैं, तो आड़ू को आड़ू क्यों कहते हैं? आड़ू देखने में तो खूबसूरत होता है, पीच बहुत हसीन वो है, उसको खोल उसको काटें तो कितना अंदर से खूबसूरत रंग निकलता है, ज़बरदस्त हसीन। नहीं, उसको आड़ू इसलिए कहते हैं कि उसको आप प्रॉपरली प्लेस नहीं कर पा रहे कि उसको कहाँ होना चाहिए एज अ इन द फ्रूट किंगडम और वेजिटेबल किंगडम। तो कभी वो सोचते हैं कि ये सेब जैसा है, नहीं ये सेब जैसा भी नहीं है, ये खुबानी जैसा है, खुबानी मीठी होती है, खुबानी जैसा भी नहीं है, सख्त भी होता है, खट्टा भी होता है, जूसी भी होता है, अजीब कुछ कुछ। तो वन दैट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एनीवेयर इज आड़ू। तो चूंकि वही चीज़ें जो आड़ू होती हैं यानी कहीं क्लासिफाई नहीं हो पाती, उन चीज़ों को आप जर्नल में लाते हैं, इसलिए उसके नीचे आप एक्सप्लेनेशन भी देते हैं। और जर्नल को आपने जो फॉर्मेट बनाना है वो ये बनाना है कि डेट है, फिर डिटेल्स हैं, फिर आप उसमें फोलियो का एक पेज एक कॉलम रखते हैं। किसी को याद है मैंने बताया था फोलियो का क्यों रखते हैं? डेबिट और क्रेडिट क्यों लिखते हैं? ये कि ये एंट्री लेजर के कौन से पेज पे गई, ये मैंने पोस्ट कर दी और कौन से पेज से पोस्ट किए, ताकि आपको तलाश ना करना पड़े, सोचना ना पड़े। तो फिर एक वॉक थ्रू आता है जिसमें कि इन्होंने कहा कि ये इसकी जर्नल एंट्रीज बना दें, और जर्नल एंट्रीज जो है वो कंपाउंड भी बना सकते हैं, अलग अलग भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हाँ कंपाउंड का मतलब सारी एक साथ। फॉर एग्जांपल मैंने कैश पे फिक्सर ख़रीदा, कैश पे व्हीकल ख़रीदी, कैश पे इन्वेंट्री ख़रीदी, तो तीनों की कंपाउंड एंट्री बन सकती है कि एक दफ़ा कैश क्रेडिट करो और इन तीनों को डेबिट कर दो। ये सब सीखा है हमने, कंपाउंड एंट्री करना सीखा है। तो अब अगर आप को मैं तस्वीर दिखा दूं डायरेक्टली बुक के उस वॉक थ्रू की, तो आपको समझ में आ जाएगा। जी ये पिक्चर्स मैंने अवेलेबल कर दी हैं, इन्होंने कुछ एंट्रीज बताई हैं कि चंद्रा स्टार्टेड बिजनेस इन 1 नवंबर 2004 एंड डिड नॉट मेंटेन एनी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग। अब क्या है कि अकाउंट्स बने हुए नहीं हैं, पुराना रिकॉर्ड आया है, कुछ चीज़ों में अकाउंट्स बने हुए नहीं है, इसलिए अगेन जब एक चीज़ का अकाउंट ही नहीं है तो फिर उसको कहीं पोस्ट करने के लिए हम पहले जर्नल में उसकी एंट्री करके डेबिट क्रेडिट तो एक तरफ करेंगे, ताकि फिर उन डेबिट क्रेडिट्स को उठा के हम लेजर में ले जाएं। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन मिली कि एसेट्स ये मौजूद थी, प्रेमिसेस था, फिक्सचर थे, मोटर व्हीकल थी, इन्वेंट्री थी, ट्रेड रिसीवेबल थे, कैश था, इसकी इन्होंने एंट्रीज बता दी। ट्रेड पेबल थे, बैंक ओवरड्राफ्ट था, ये लाइबिलिटीज थी। तो इन्होंने कहा कि ज़रा इसको पोस्ट तो करके दिखाएं। सवाल देखते हैं, सवाल है, अच्छा कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें सारी आ रही है या कुछ गायब है? नहीं, सारी आ रही है। Chandra's financial year ends on 31st October. Prepare the journal entries to record the transaction on 1st September. और इसमें कुछ इजाफी बातें ही बताई इन्होंने कि परचेज एडिशनल फिक्सचर्स 1300 ऑन क्रेडिट फ्रॉम ऑफिस सप्लाईज एंड सोल्ड द मोटर व्हीकल फॉर 7400 टू ऑन क्रेडिट टू यूज्ड व्हीकल्स। ये दो कंपनीज को सामान बेच दिया। अब मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये कैसे हुआ, यानी जर्नल का इसमें क्या काम है, कहाँ इस्तेमाल होगा। मैं पेज पलट लूँ। अच्छा सॉरी, मैंने अगला वाला तस्वीर पहले ले ली। पहले तो खाली इसकी जर्नल एंट्रीज दिखानी है जो पीछे हुई। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज फॉर नवंबर 2005। बाद में हम वो जो एक्स्ट्रा एंट्रीज हैं वो करेंगे। तो देखें जो चीज़ें थी क्या थी, प्रेमिसेस था। अब हमें पता है कि प्रेमिसेस क्या होता है, एसेट होती है तो डेबिट साइड पे आती है। आप देख रहे हैं पेज नंबर 208 आपके सामने खुला हुआ है। प्रेमिसेस था वो डेबिट कर दिया इन्होंने, फिक्सर थे डेबिट कर दिए, मोटर व्हीकल थी डेबिट कर दी। वो सारी चीज़ें जो हमें पता है कि एसेट्स हैं वो हमने डेबिट पर रख दी। ठीक है, अब मजे की चीज़ देखिएगा आखिर में क्या होगा। इनके पास जो क्रेडिट पे थी वो दो चीज़ें थी, ट्रेड पेबल्स थे और बैंक ओवरड्राफ्ट था। अब बताइए कैपिटल कहाँ से निकल के आया 8800 का, कौन बताएगा? शाबाश।
यस, जब उन्होंने एसेट दे दिया, उन्होंने लायबिलिटी दे दिया, तो अकाउंटिंग इक्वेशन कंप्लीट नहीं हुई। अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी। तो एसेट माइनस लायबिलिटी करें, ओनर इक्विटी निकल आएगी। तो जब आप बैलेंस करेंगे, सीधी सी बात है, इन दोनों को, डेबिट्स और क्रेडिट्स को बैलेंस करेंगे, बैलेंस नहीं हो रहा होगा। तो बैलेंस करने के लिए जो अमाउंट बनेगी, उस अमाउंट को डाल के आपने ओनर इक्विटी में शो कर दिया, कैपिटल में शो कर दिया। ये सारी बातें हमें पता है कि डेबिट एंट्री पहले आती है, क्रेडिट एंट्री बाद में आती है। उसके बाद इन्होंने क्या कहा, उसके बाद इन्होंने इन सारे अकाउंट्स को उठा के इनके अलग अलग लेजर बना दिए, या इनके अपने अपने लेजर में पोस्ट कर दिया। जो नॉमिनल लेजर में जानी थी, उनको नॉमिनल लेजर में ले गए। देखें, ये देखें, नॉमिनल लेजर बना के प्रेमिसेस अकाउंट में ले गए, प्रेमिसेस को फिक्सचर अकाउंट में ले गए, फिक्सचर्स को, और इसी तरह से अगले पेज को किया, मैंने नहीं किया। मोटर व्हीकल में ले गए, मोटर व्हीकल को, इन्वेंट्री में ले गए, इन्वेंट्री को, कैपिटल में ले गए, कैपिटल को, और कैश बुक में कैश बुक बना दी, दोनों साइड्स। तो इस तरह से आपने एक रॉ डेटा को जर्नल की मदद से लेजर तक ट्रांसफॉर्म कर दिया। जब आप जनरल एग्जांपल ले रहे होंगे, तो उसमें उन्होंने देखें अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेबल का कोई अलग से अकाउंट एक एक बंदे का अलग अलग नहीं बनाया हुआ, तो ये ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही डाल दिया हमने। अगर आप सवाल में डेप्थ में जाएंगे, एक एक बंदे का अलग अलग पता होगा, इससे अकाउंट रिसीवेबल, उससे अकाउंट रिसीवेबल, तो उसके अलग अलग अकाउंट बन जाएंगे। तो परचेज जनरल सेल्स जनरल में चला जाएगा, परचेज लेजर सेल्स लेजर में चला जाएगा, सॉरी। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब हम उन एंट्रीज पे आते हैं जो हमने पहले खोल ली थी, वापस इस पे आते हैं। क्या है कि चंद्रा का फाइनेंशियल ईयर 31 अक्टूबर को एंड होता है। आपको जर्नल एंट्रीज दिखानी है इसकी। ईयर एंड पे जब ईयर एंड अगर होता है, तो सारी चीज़ें क्लोज होके इनकम स्टेटमेंट में जाती हैं, तो वो इनकम स्टेटमेंट भेजते हुए दिखाना है आपको। एक तो जो जो चीज़ें यहाँ तस्करा हुई, उन चीज़ों को तो देखिए कि क्या करना है। क्या चीज़ें तस्करा हुई? परचेज एडिशनल फिक्सचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम ऑफिस सप्लाईज। क्या एंट्री बनेगी, कोई देखे बगैर बता सकता है? किसी को याद है? परचेज ऑफिस फिक्सचर या एडिशनल फिक्सचर्स ऑफ 1300 ऑन क्रेडिट फ्रॉम ऑफिस सप्लाईज, क्या एंट्री बनेगी? ऑफिस सप्लाईज, फिक्सचर्स, फिक्सचर्स डेबिट, ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट, जो कंपनी का नाम है। कंपनी का नाम अकाउंट पेबल है, इसलिए वो क्रेडिट हुआ है। और नीचे आपने नरेशन भी लिख दी। देखें, आपने छोटी नरेशन लिखी हुई, देख रहे हैं कि क्यों की थी एंट्री। फिर अगली बात उन्होंने कही, सोल्ड मोटर व्हीकल 12,500 वाली 7,400 की। तो पहले तो मोटर व्हीकल को डिस्पोजल में डाला। याद है ये अकाउंट बनाना? याद है आपको? डिस्पोजल ऑफ एसेट, कि पहले सारी चीज़ें डिस्पोजल में डाल देते हैं ताकि उसका अकाउंट तो क्लोज हो, उसका खाता तो बंद हो जाए। मोटर व्हीकल को क्रेडिट करके डिस्पोजल में डाल दिया। तो ये 12,500 मोटर व्हीकल क्रेडिट क्यों हुई? याद है ना ये बात? क्योंकि मोटर व्हीकल असल में एसेट है, डेबिट होती है, अकाउंट क्लोज होगा तो उसको क्रेडिट करेंगे। डिस्पोजल उसको क्लोज करने की वजह से डेबिट होगा। सवाबाजी, बात समझ आ रही है? फिर जो अकाउंट रिसीवेबल है वो बढ़ गया यूज्ड व्हीकल्स के नाम से कंपनी का, तो वो अकाउंट रिसीवेबल एक एसेट है, वो डेबिट होगा। और डिस्पोजेबल ऑफ मोटर व्हीकल, जी उसने खरीदा ना, तो इसलिए अकाउंट रिसीवेबल है, इसलिए वहां पे क्रेडिट होगा। और जो बैलेंस अमाउंट बच गई, कितनी बची? 5,100 की, वो डिस्पोजल में से निकल के इनकम स्टेटमेंट में आ गई। अब अगर आप इसका बना के देखें डिस्पोजल का अकाउंट, तो कैसा बना होगा? देखें, मैं शक्ल दिखा रहा हूँ। ये रहा, आंखें बंद करके हम डिस्पोजल का अकाउंट बनाते हैं, यानी ऊपर से सवाल को नहीं पढ़ते। डिस्पोजल ऑफ एसेट का अकाउंट बनेगा, तो देखें कैसे बनेगा। जरा एक नजर प्लीज आ जाइएगा आप लोग करीब करीब। अब्दुल्ला भाई, जवार भाई, डिस्पोजल का अकाउंट बना रहा हूँ, लेजर बना रहा हूँ, और मैं ये नहीं देख रहा कि पीछे क्या डेटा है। सबसे पहले मोटर व्हीकल को यहाँ क्लोज करेंगे, तो मोटर व्हीकल क्रेडिट होगी, तो डिस्पोजल डेबिट होगा। मोटर व्हीकल कितनी की थी? 12,500 की। ठीक है, मोटर व्हीकल का अकाउंट बंद हो गया। उसके बाद ये बिकी, तो अब ये समझ लें एक तरह से एसेट थी जो आपकी बिक गई।
तो आपका मोटर व्हीकल कितने की बिकी? 7,400 की। 7,400 से ही इसकी वैल्यू अब कम हो गई। 7,400 समझ लें आ गए हमारे पास। कहाँ से आए? अकाउंट रिसीवेबल, क्या नाम था उस बंदे का? जो भी नाम था। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। फिर भी डिस्पोजल में कितने पड़े हैं? 5,100 पड़े हैं। तो जब साल एंड होगा तो इस 5,100 को बैलेंस करेंगे ना, ये देखें बैलेंस बराबर होना चाहिए ना जी। तो हम इसको इनकम स्टेटमेंट डेबिट और इसको क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरह से अकाउंट डिस्पोजल क्लोज हो जाएगा। डिस्पोजल ऑफ एसेट, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट, एक्सपेंस जी। लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट के एक्सपेंस में ऐड होगा। ठीक है, तो ये हमारा डिस्पोजल का अकाउंट ऐसे बना होगा। मुझे नहीं पता, हाँ इन्होंने यहाँ बनाया नहीं, सवाल में रिक्वायर्ड भी नहीं था डिस्पोजल का अकाउंट बनाना, लेकिन इसकी शक्ल देख के आपको इस एंट्री की समझ में आएगी कि एंट्रीज क्या हुई हैं। कि पहले डिस्पोजल डेबिट एसेट क्रेडिट, फिर अकाउंट रिसीवेबल डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट, फिर इनकम स्टेटमेंट डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट। तो वो ये देखें इस वजह से हो रहा है। ठीक है, बात समझ आ गई? अब देखिए पेज नंबर 210 के आखिर में इन्होंने कुछ छोटी सी एंट्रीज दी हुई हैं, फटाफट एक नज़र उनको देखते हैं। इन्होंने दी हुई है इरिकवरेबल अमाउंट, इरिकवरेबल डेट्स रिटर्न ऑफ 140 के इरिकवरेबल डेट राइट ऑफ कर दिए। तो क्या करना है आपको इसमें? इन्होंने सवाल ये कह रहे हैं कि आप इसकी जर्नल एंट्रीज दिखा दें, जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर कर दें और फिर वो लेजर में पोस्ट करके दिखा दें। तो बताइए इरिकवरेबल डेट्स राइट ऑफ किए हैं तो क्या उसकी एंट्री बनती है? इरिकवरेबल डेट्स राइट ऑफ किए हैं, एक बंदे का डेट राइट ऑफ किया है। अगर डायरेक्ट एंट्री करें तो मैंने कहा था कि साल का आखिर है तो डायरेक्टली उस बंदे के अकाउंट, उस बंदे की अमाउंट कम करके इनकम स्टेटमेंट में डेबिट कर सकते थे, लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं। हम एक अकाउंट बनाते हैं रिकवरेबल डेट्स का। देखें फिर आप अब हम टी अकाउंट के थ्रू चलेंगे उल्टा। देखें आप टी अकाउंट बनाए तो हम एक अकाउंट बनाते हैं रिकवरेबल डेट्स या बैड डेट्स। ठीक है, बैड डेट का एक अकाउंट बनाते हैं और जिस जिस बंदे के अमाउंट्स बैड डेट्स होती जाती हैं सब इसमें डंप करते जाते हैं। पहले अब्दुल्ला भाई ने मुझसे लाख रुपए लिए, जवा भाई ने लाख रुपए लिए, रम भाई ने लाख रुपए लिए, उरूश ने लाख रुपए दिए, सहबा ने लाख रुपए दिए, लाख रुपए लिए और सफिया बाजी ने 2 लाख रुपए लिए। ठीक है, सबने मुझसे पैसे उधार लिए। अब्दुल्ला भाई का मुझे पता चला ओहो ये 10,000 रुपये वापस नहीं आएंगे, तो मैं क्या करूंगा? अब्दुल्ला भाई के अकाउंट को क्रेडिट करूंगा 10,000 से, क्योंकि अभी आने ही नहीं है। तो अब्दुल्ला भाई का अकाउंट क्रेडिट होगा तो बैड डेट डेबिट होगा 10,000 से। ठीक है, फिर इसके आगे लिखूंगा अब्दुल्ला। फिर मैं जवा भाई ने कहा, जवा भाई ने 20,000 बैड डेट कर दिए, इनका 20,000 से रिकवरेबल डेट को डेबिट करूंगा और जवार को क्रेडिट कर दूंगा। अरम भाई ने जो 30,000 का नुकसान करा दिया, 30,000 से उनको क्रेडिट करूंगा और बैड डेट को डेबिट कर दूंगा। ठीक है, इसलिए ये इरिकवरेबल डेट का अकाउंट बनाया जाता है ताकि जितने ही मुख्तलिफ लोगों से हमने उधार वसूल करना है उन लोगों के नाम इसमें डंप होते रहे और आखिर में एक अमाउंट डायरेक्ट चली जाए इनकम स्टेटमेंट में बैड डेट्स की। फॉर एग्जाम्पल ये 3 ही थे, ये मैं पिछला चैप्टर रिवाइज करा रहा हूँ आपको, देखें। फॉर एग्जाम्पल ये 3 ही थे, तो अब महीने साल के आखिर में क्या होगा? इनकम स्टेटमेंट डेबिट और इरिकवरेबल डेट क्रेडिट टोटल अमाउंट से 60,000 से। अरे मैंने अपनी बताई, अपना मैं बता रहा हूँ कि हमारी एग्जाम्पल अलग से ले रहा हूँ कि प्रोसेस क्या होता है। अब मैं बता रहा हूँ कि इन्होंने क्या किया। तो इन्होंने जो इसकी एंट्री की वो ये की कि जो पहली एंट्री है हमारी कि इरिकवरेबल डेट्स जो थे वो अमाउंट कर रहे थे 140 और राइट ऑफ एज रिकवरेबल डेट ऑफ 50 ओइंग बाय अंसारी स्टोर, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 250। 140 अब तक हम राइट ऑफ कर चुके थे, 140 अब तक हम राइट ऑफ कर चुके थे, हमें 50 और राइट ऑफ करने हैं। तो अंसारी साहब के अकाउंट से 50 राइट ऑफ करने हैं, तो इरिकवरेबल डेट्स को डेबिट करेंगे 50 से
और अंसारी को क्रेडिट करेंगे 50 से। क्यों करेंगे अरूष? अंसारी साहब ने 50 रुपए अब नहीं देने हमें, तो अंसारी साहब को 50 से क्रेडिट क्यों करेंगे? ताकि उनके अकाउंट की सही फिगर आए ना हमारे पास, अकाउंट रिसीवेबल कम हो जाए। और इरिकवेबल डेट को डेबिट करेंगे। फिर दूसरा सवाल उन्होंने दिया है कि प्रोविजन बनाइए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 250 का। एक अलग बात है, ये अलग से बात है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है हमें। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एक फिक्स अमाउंट पे बनता है कि जी अपने जितने भी आपके अकाउंट रिसीवेबल हैं उसके ऊपर 10% ले लें। इन्होंने डायरेक्ट अमाउंट बता दी कि वो जो भी अमाउंट बन रही है 250 की बन रही है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की एंट्री साल में कितनी दफ़ा होती है? एक दफ़ा होती है। जब कब होती है? जब इनकम स्टेटमेंट बना रहे होते हैं। तो उसकी एंट्री क्या बनती है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट और इनकम स्टेटमेंट डेबिट। एक्सपेंस में आता है ना, इनकम स्टेटमेंट का एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये चैप्टर पीछे पढ़ा हुआ है इसलिए मैं इसको तेज भगा रहा हूँ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कैसे बनता है। हो गई भाई, ये दो जनरल एंट्रीज करनी थी। उसके बाद कह रहे हैं शो अप्रोप्रिएट लेजर अकाउंट। तो अब लेजर अकाउंट कौन कौन से बनेंगे? जिस जिसका नाम आ गया उसका लेजर अकाउंट बन जाएगा। तो इरिकवेबल डेट का अकाउंट दिखाना है, इरिकवेबल डेट का अकाउंट बन जाएगा लेजर अकाउंट। देख रहे हैं पेज नंबर 211 देख रहे हैं भाई? पहले पेज नंबर 211 की पहली एंट्रीज देख लें, जनरल एंट्रीज क्या हुई हुई हैं। इरिकवेबल डेट अंसारी स्टोर, तो देखें इरिकवेबल डेट का हमने और अंसारी स्टोर का हमने वो बना दिया, लेजर बना दिया। तो पहले अंसारी स्टोर का लेजर देखें कि जो भी अमाउंट थी बैलेंस 50 रुपए था, लेट सपोज, वो अब नहीं आएंगे तो 50 रुपए से क्रेडिट किया उनके अकाउंट को। नजर आ रहे हैं आपको? और बैलेंस क्या हो गया? बैलेंस खत्म हो गया। नॉमिनल लेजर में हमने इरिकवेबल डेट का अकाउंट दिखाया। वो कैसे दिखाया? पहले से बैलेंस कितना था रिकवरेबल में? सवाल में दिया हुआ है। पहले से बैलेंस था 140, 140 बैलेंस दिखा दिया, मजीद 50 ऐड हो गया, तो इनकम स्टेटमेंट कितना गया? 190। अब ये इससे जनरल एंट्री पास नहीं हुई थी 190 की, लेकिन लेजर शो किया हमने तो वो अगर बैलेंस हो गया तो ब्रॉट डाउन जीरो हो गया। लिखना जरूरी नहीं होता। इसी तरह से प्रोविजन की एंट्री तो सेम वही है, 250 का प्रोविजन था, 250 नीचे आ गया, उसमें कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं थी। ठीक है, तो अब ये आप देखिए वॉक थ्रू नंबर 15.4, एक बड़ी सादी सी वॉक थ्रू है, बोरिंग सा काम है, करके देखिए आप लोगों को मज़ा आएगा। कुछ भी नहीं करना, इसमें जर्नल की एंट्रीज पास करनी है, वही जो हमने चैप्टर 1 में पूरा पढ़ा था। परचेज हुई, रिकवेबल डेट्स से, इंश्योरेंस थी, ये सारी चीज़ों की एंट्रीज पास करनी है। एंट्रीज पास करके उनके लेजर बनाने हैं। तो बिल्कुल अकाउंटिंग की शुरू में जो हमने काम किया था वो करना है, नंबर 1। अच्छा, उसके बाद ये बात मैं यहाँ रोक रहा हूँ, मैं यहाँ इसलिए रोक रहा हूँ कि ये तो आप लोग कर लेंगे। हम इसी टॉपिक का, इसी चैप्टर का अगला टॉपिक देखते हैं, वो है करेक्शन ऑफ एरर। जनरल में क्यों आता है करेक्शन ऑफ एरर? करेक्शन ऑफ एरर जनरल में क्यों आता है? इसलिए आता है, करेक्शन ऑफ एरर जनरल में इसलिए आता है कि इसके थ्रू आप करेक्टिंग एंट्रीज बनाना सीखते हैं। क्या सीखते हैं? करेक्टिंग एंट्रीज बनाना सीखते हैं। पेज नंबर 15 क्या 218 खोल लें, और मैं माइक खोल रहा हूँ, ये बारी बारी सबको पास कर रहा हूँ। पेज नंबर 218, अब्दुल्ला भाई पकड़िएगा, माइक तो पकड़े, अब मुंह के करीब करके बोलिएगा। जरा बताइएगा सही कि कौन कौन से एरर्स होते हैं? Errors which are not shown by a trial balance. ट्रायल बैलेंस में नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी हो सकता है। एक तो कैलकुलेशन एरर है ना जी, एक तो आपका वो एरर है जो कैलकुलेशन एरर है, उसको हम कहते हैं, वो ट्रायल बैलेंस में नज़र आ जाता है। लेकिन कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखते। दोनों डेबिट क्रेडिट सही होते हैं, इसलिए
ट्रायल बैलेंस में नहीं देख रहे होते, फिर भी गलती हो सकती है। तो उन गलतियों का तस्करा हो रहा है। तो पहला एरर का क्या नाम है अब्दुल्ला भाई? Error of commission. एरर ऑफ कमीशन। फिर दूसरे का नाम क्या है? Error of complete reversal. कंप्लीट रिवर्सल, Error of omission. ओमेशन। Error of original entry. कोई नाम पढ़ के समझ रहा है? तो ये हमने पढ़े हुए हैं. ओरिजिनल एंट्री। फिर प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब सर ने ही गलत करा दिया तो एरर ऑफ प्रिंसिपल है ना, क्योंकि आपके सर Compensating errors. प्रिंसिपल हैं। अगर उन्होंने कोई सवाल गलत करा दिया तो एरर ऑफ प्रिंसिपल। फिर एरर ऑफ उरूज भी आएगा इसमें कोई, कॉम्पेंसेटिंग एरर्स। ओके, तो अब मैं बारी बारी आपसे पूछूंगा और आप मुझे बताइएगा। जी अब्दुल्ला भाई, एरर ऑफ कमीशन क्या होता है? सोच रहे हैं पॉज कर दूं? एक हमारी बच्ची ने फुदक फुदक के कहा कि मैं बताऊंगी, तो चलें बच्ची से पूछ लेते हैं। जी एरर ऑफ कमीशन वो होता है जब आपके जो है ना हेड्स सही हो और सब हेड्स गलत हो। फॉर एग्जांपल वाह वाह वाह। आपका जो है ना अगर अकाउंट पेबल है तो जो है अकाउंट पेबल है, जैसे परचेज लेजर में आना है तो अब अंसारी से जो है ना वो क्रेडिट करना था, आपने कर दिया किस मलिक से, तो इसमें ये एरर ऑफ कमीशन होता है। यानी डेबिट सही हुआ, क्रेडिट सही हुआ, टाइटल गलत हो गया। बिल्कुल। टाइटल गलत हो गया, इस बंदे को करना था उस बंदे को कर दिया। ओके, फिर कंप्लीट रिवर्सल तो यार कोई भी बता सकता एरर है। ऑफ कंप्लीट रिवर्सल होता है कि डेबिट करना था क्रेडिट कर दिया और क्रेडिट करना था डेबिट कर जिसको दिया। डेबिट करना था उसको क्रेडिट कर दिया, जिसको क्रेडिट करना था उसको क्रेडिट कर दिया। एसेट परचेज की 1000 रुपए की, तो एसेट डेबिट कैश क्रेडिट होना था, कैश डेबिट एसेट क्रेडिट कर दी। ठीक है, डेबिट बिकम्स क्रेडिट एंड क्रेडिट बिकम्स डेबिट। ओके, एरर ऑफ ओमिशन के लिखा ही नहीं बुक्स में। एक एंट्री थी जो पास ही नहीं की, जब डेबिट उसका डेबिट भी नहीं किया उसका क्रेडिट भी नहीं किया, इसलिए ट्रायल बैलेंस का इफेक्ट नहीं आता है ना। उसका डेबिट भी मिस कर गए, उसका क्रेडिट भी मिस कर गए, ट्रायल बैलेंस पर असर नहीं आता। कमीशन का भी ट्रायल बैलेंस पर असर क्यों नहीं आता? कि कहीं ना कहीं डेबिट तो हो गया ना, कहीं ना कहीं क्रेडिट तो हो गया, तो ट्रायल बैलेंस इक्वल आ जाएगा। कंप्लीट रिवर्सल में भी ट्रायल बैलेंस इक्वल आ जाएगा, ओमिशन में ट्रायल बैलेंस इक्वल आ जाएगा। ओरिजिनल एंट्री का एरर क्या होता है? एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री का होता है जब फिगर्स बिल्कुल डिफरेंट हो, जैसे 430 आपने डेबिट करना था, आपने कर 340 दिया कर दिया। 340 ट्रांसपोजिशन होता है। हाँ सॉरी, 430 का अगर होगा तो जो है ना अगर आपने 800 कर दिया, 590 को आपने 300 कर दिया, हाँ लेकिन दोनों को किया, दोनों डेबिट किया। भी 300 किया, क्रेडिट भी 300 कर दिया। होना था 590, कर दिया 300, तो आपकी एंट्री ही गलत थी। फिर आपके प्रिंसिपल साहब का गलत होते हैं। प्रिंसिपल साहब जब गलत होते हैं, जब जैसे पहले एक वो एरर ऑफ कमीशन में था कि जो है ना आपका हेड सही है मतलब, और जो है ना नीचे टाइटल गलत है, तो इसमें प्रिंसिपल ही गलत है कि एक्सपेंस हेड ही था, गलत है, एक्सपेंस आपने परचेज में डाल दिया, उसको हेड ही गलत है। गलत है। ठीक है, तो प्रिंसिपल और कमीशन मिलते जुलते एरर्स हैं। प्रिंसिपल का मतलब है एक ऐसा एरर जिसमें आपने मेन एंट्री गलत कर दी, और कमीशन का मतलब है उसकी सब एंट्री गलत कर दी, सब अकाउंट गलत सेलेक्ट किया। बात समझ आ रही है सब लोगों को? जी, आखिरी एरर कंपनसेटिंग एरर्स, ऐसे एरर जो है ना एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाए। जी, यानी अगर वो एक दूसरे के साथ मौजूद नहीं होते तो वो ट्रायल बैलेंस में पकड़े जाते, लेकिन एक दूसरे के साथ कंपनसेट होगा। इसकी मिसाल क्या होगी? अमाउंट सेम थी, एंट्रीज अलग अलग जगह पे हुई, इत्तेफाक से वो कंपनसेट हो गया, बात बराबर हो गई। जैसे कि आपने कहा 500 डेबिट 400 क्रेडिट, एक एंट्री कर दी, फिर किसी और जगह आपने एंट्री की 200 डेबिट और 300 क्रेडिट, तो अब ये देखें ये कंपनसेट हो गए। तो ये एरर्स के नाम हैं, एरर्स के नाम भी याद होने चाहिए हैं, आपके एमसीक्यूज में काम आते हैं, तो वो उससे आपको कुछ फ़र्क पड़ता है। अब इसका वॉक थ्रू है।
कि जी क्या क्या एरर्स होते हैं, जैसे परचेज ऑफ स्टेशनरी हैज बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, ये कौन सा एरर है? परचेज ऑफ स्टेशनरी इज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, ये कौन सा एरर है? कमीशन नहीं, प्रिंसिपल प्रिंसिपल एरर है ना, गुड्स मेन टाइटल मेन अकाउंट ही गलत हो गया ना, परचेजेस में डाल दिया एसेट को, एक्सपेंस बना दिया। चेक 500 के सिंह से रिसीव हुआ, एच सिंह में डाल दिया, ये कौन सा एरर है? ये कमीशन है। कोई दो लोग थे, के सिंह से लेके एच सिंह में डाल दिया, तो कमीशन का एरर हो गया। जगह सही थी, दोनों रिसीवेबल थे या दोनों पेबल थे, जो भी था, लेकिन वो नाम बदल गए। वेज अकाउंट हैज बीन अंडर कास्ट बाय 100, लेकिन परचेज अकाउंट भी ओवर कास्ट बाय 100 है, कंपनसेटिंग एरर्स हो गए। इनकी करेक्शन के लिए ज़ाहिर है जो एंट्रीज बनेंगी वो आप बना सकते हैं, एक नज़र देख भी लीजिएगा कि किस तरह से इनको करेक्ट किया गया है। अब अगली मज़ेदार बात है, एरर्स की कहानी चल रही है तो अगली मज़ेदार बात है कि बाज़ औक़ात बाज़ एरर्स होते हैं जो ट्रायल बैलेंस में पकड़े जाते हैं, लेकिन वो हैं क्या ये नहीं पता चलता। ये तो पता चल रहा है कि ट्रायल बैलेंस नहीं आ रहा, लेकिन अब क्यों बैलेंस नहीं आ रहा है ये नहीं पता, तो फिर आप उसकी तलाश शुरू करते हैं, आप उसकी ढूंढना शुरू करते हैं। तो जब आप ढूंढ लेते हैं, तो मतलब जब आप ये पता कर लेते हैं कि भाई डिफरेंस तो मौजूद है, उस डिफरेंस का कोई नाम देते हैं आप। जब आप ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं तो जो आपने एंट्रीज की हुई हैं उन एंट्रीज के आखिर में डेबिट साइड पे कोई डिफरेंस आ रहा है या क्रेडिट साइड पे कोई डिफरेंस आ रहा है, तो उसको आप कोई नाम देते हैं। उसका नाम क्या होता है? सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस। तो चलो अकाउंटिंग में थोड़ा तो थ्रिलर आया, थोड़ा सस्पेंस आ गया। कॉमेडी तो आप लोग मचाते ही रहते हैं, लेकिन सस्पेंस भी आ गया। तो लॉजिकली बात समझ में आती है, 5,000 रुपये डेबिट साइड पे शॉर्ट थे, 5,000 से सस्पेंस डाल के ट्रायल बैलेंस तो बराबर कर दिया। अब इस 5,000 की तलाश करते हैं। अच्छा, सस्पेंस अकाउंट को जो है वो आप बाकायदा लेजर की तरह से बनाते हैं ताकि उसमें डेबिट क्रेडिट, क्योंकि ऐसा हो सकता है वो एक ही अमाउंट ना हो, वो मल्टीपल जगहों से वो एरर्स आए हुए हों। तो इनको आप कैलकुलेट करने के लिए, तलाश करने के लिए सस्पेंस अकाउंट का बाकायदा एक लेजर बनाते हैं, और उस लेजर के अंदर जो है वो जो चीज़ें फाइंडिंग्स आपकी मिलती जाती हैं उन फाइंडिंग्स को उस सस्पेंस अकाउंट में पुट करते जाते हैं। तो ये भी कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। अगर आपको पता चला कि परचेज जो थी 110 की थी वो नहीं की, तो 110 की परचेज डाल देंगे डेबिट साइड पे सस्पेंस अकाउंट में। आपने कहा युवराज के पैसे आने थे, अकाउंट रिसीवेबल था, नहीं किया, आपने अकाउंट रिसीवेबल में डाल के सस्पेंस में डाल दिया। तो सही जगह पे भी एंट्री करते जाते हैं और सस्पेंस में भी एंट्री करते जाते हैं, ताकि एक वो आपके पास एक टोटल फिगर एक अकाउंट में आ जाए कि भाई ये हमने बैलेंस बना लिया, हाँ भाई सही हो गया, क्योंकि वो मिसिंग थी ना। मेरी बात समझ रहे हैं आप? फॉर एग्जाम्पल एक एंट्री थी जो मिस हो गई, 100 रुपये आए, कैश डेबिट होना था, और एक बंदे का अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट होना था। अगर ये एंट्री मिस हो गई थी तो ये क्या ट्रायल बैलेंस में इसका इफेक्ट नज़र आता? 100 रुपये आए थे, सबा से लिए थे, सबा का अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट करना था, 100 रुपये को डेबिट करना था, कैश डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। क्या इसका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस पे आता? नहीं आता। अगर ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस नजर आया है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है एक एंट्री पास हुई है, दूसरी नहीं हुई। तो जब इसकी करेक्शन करेंगे तो ये डबल एंट्री कैसे बनेगी इसकी? आप इस बात को समझ रहे हैं कि ये सस्पेंस अकाउंट अलग से बनाने की जरूरत क्या थी? अब मेरी बात समझिएगा, सबा से 100 रुपए लेने थे, कैश आया 100 रुपए और सबा को क्रेडिट किया 100 रुपए, ठीक है। अब मैंने किया क्या कि कैश 100 रुपए आ गया, सबा को 50 से क्रेडिट कर दिया। अब बताओ इसकी एंट्री क्या बनेगी? डबल एंट्री। फिर सुनिए, कैश 100 रुपए आ गया, कैश डेबिट कर दिया 100 से, सबा को 100 से क्रेडिट करना था, मैंने सबा को 50 से क्रेडिट कर दिया। अब बताइए इसकी डबल एंट्री क्या बनेगी? करेक्शन की डबल एंट्री नहीं, सस्पेंस अकाउंट नहीं है, अभी आपको नहीं पता, ये बात नहीं पता, तो डबल एंट्री नहीं बनेगी ना। या तो इसका टोटल रिवर्सल करें, पहले सबा को 50 से डेबिट करें, कैश को 100 से क्रेडिट करें, ये एंट्री नलीफाई करें, फिर दोबारा से नई एंट्री बनाएं, कैश डेबिट 100 रुपये, सबा क्रेडिट 100 रुपये। एक तो ये ऑप्शन है।
जी सब जी रूजबा जी, आप क्या कह रही हैं? दूसरा गई थी सस्पेंस अकाउंट पे। आपको फिर आखिर में जब सिंगल एंट्री करनी है तो आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल नहीं छोड़ना चाहते, हम्म, खाली सवा 50 से बढ़ानी है, तो आप ये सिंगल एंट्री नहीं करना चाहते, अपनी हैबिट्स नहीं खराब करना चाहते, तो आपने एक और अकाउंट बनाया सस्पेंस का, सस्पेंस डेबिट 50 सवा क्रेडिट 50। इससे सभा का अकाउंट भी 50 से बढ़ गया और ये भी इंफॉर्मेशन आ गई कि ये सारी एक जगह जमा कर ली हमने कि क्या क्या चीजें हमने चेंज की हैं, वो सस्पेंस अकाउंट में नजर आना शुरू हो गया। तो एक्चुअली सस्पेंस अकाउंट कहीं जाकर ड्रॉप नहीं होगा। ऐसा है ना कि जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में जमा हो रहा है, जमा हो रहा है, जमा हो रहा है, आखिर में जाके वो इनकम स्टेटमेंट में ड्रॉप हो रहा है। बैड डेट्स की एंट्रीज जमा हो रही है, जमा हो रही है, जमा हो रही है, आखिर में जाके इनकम स्टेटमेंट ड्रॉप हो रही है। सस्पेंस अकाउंट ने कहीं नहीं जाना, सस्पेंस अकाउंट किसी जगह जाके ड्रॉप नहीं हो रहा, बस वो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जो सारी गलतियां थी वो पकड़ में आ गई, बैलेंस ओके हो गया या नहीं हुआ। ठीक है, तो सस्पेंस अकाउंट में टोटल जो सस्पेंस था वो लिखा जाता है और एंट्री पास करते आते हैं, जब दोनों साइड्स बैलेंस हो जाती हैं हम समझ जाते हैं कि अब ओके हो गया, हमने पकड़ लिया सारा कुछ। ठीक है, बस इतनी सी बात थी। अब इसका वॉक थ्रू फॉलो कर लें, ये पूरा पूरा सवाल आपको समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट्स मैंने सारे क्लियर कर दिए हैं। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।